को मेरी ओर से, किसान मोर्चे की ओर से प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुमताज जी, जैसे आपने अभी पूछा कि कैसे इन समस्याओं से निजात पाएं, जब हमारे देश की बागडोर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, आज 2026 है। 2014 के बाद मुझे लगता है कि देश का, प्रदेश का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति इस चीज को महसूस कर रहा है कि जो पिछले 70 सालों में कार्य नहीं हुए वो दिन प्रतिदिन होने जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा देश, हमारा प्रदेश विकसित भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, पहले सड़कों का क्या हाल था। मैं बौंडसी गांव में रहता हूं, मैं बौंडसी से चलता था और राजीव चौक गुड़गांव आने में मेरे को 1 घंटा लग जाता था। आज मैं अपने घर से चलता हूं और मात्र 7 मिनट के अंदर मैं राजीव चौक पहुंच जाता हूं। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक विकसित भारत का एक उदाहरण है। आज हमारे चारों तरफ रोड्स का जो जाल बना हुआ है, आप केएमपी देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, जितने भी हमारे बड़े बड़े रोड्स का जो ये शुरुआत हुई है, तो ये 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच का परिणाम है कि आज हम विकसित देश के अंदर, विकसित हरियाणा के अंदर रह रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे एक शहर के अंदर रहता हूं जो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और विकसित होने की ओर जा रहा है, और समय लगता है हर काम में। मैंने स्थानीय गुरुग्राम की बात की अमित जी आपसे, आपने हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की बात की, उसकी तारीफ है। मैंने अपने पिछले सेशन में भी उसकी तारीफ की, लेकिन जो खुद गुरुग्राम के लोग हैं वो जाम की समस्या से जूझते हैं, या फिर दिल्ली से जो गुरुग्राम आते हैं डेली बेसिस पर यहाँ जॉब्स के लिए, या यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं, या खुद शहर के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सफाई व्यवस्था और जाम को लेकर अभी तक उन्हें गुरुग्राम में कोई तसल्ली नहीं मिली, चाहे वो पहले की सरकारें थी या वो अब की सरकार। नहीं, सारी योजनाएं अभी प्रारूप में चल रही हैं, सारी योजनाओं को क्रियान्वित करना जा रहा है। दिन प्रतिदिन उन्हीं योजनाओं को अमली जामा पहनाने में सारा प्रशासन, सारी सरकार लगी हुई है। और ऐसा नहीं है, आप देखिए ना मुमताज जी की जो गड्ढे 70 साल में जो गड्ढे कर दिए, जो गड्ढे भर दिए, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने में कुछ तो समय लगेगा। तो फिर अभी इन गड्ढों को भरने के बाद उस समतल जमीन पर विकास के कामों के लिए काम हो चुका है। कितनी सत्ता चाहिए? काफी कुछ काम हो चुका है। कितना और वक्त चाहिए अमित भारद्वाज? दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होती। हम ये कब कह पाएंगे कि गुरुग्राम आज वाकई एक स्मार्ट सिटी है, किसी शख्स को कोई शिकायत ही ना रहे गुरुग्राम? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में दिन प्रतिदिन सभी, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, बहुत बदलाव हुआ है। आप देश की जनता से, आप प्रदेश की जनता से, जिले की जनता से, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कहते हैं। ये सिर्फ कुछ विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग इन मुद्दों को उठाते हैं, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। सरकार, अब जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले हमारे विधायक जी मुकेश शर्मा जी अभी बता रहे थे लाइटों का, जो आपने उदाहरण दिया कि लोग कह रहे हैं विपक्ष की ये लाइटें क्यों बनानी शुरू हुई। मतलब जब काम करने लगे तो उनको ये दर्द हो जाता है कि काम क्यों हो रहा है, विकास क्यों हो रहा है, और काम नहीं कुछ हो रहा होता, उन्होंने खुद तो कुछ काम किया नहीं और दूसरी सरकार को काम करने नहीं देते। तो ये एक आदत बन चुकी है विपक्ष की, और धीरे 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 आप देखिएगा बहुत जल्द गुरुग्राम एक विकसित शहर, स्मार्ट सिटी, जो मिलेनियम सिटी जो नाम रखा गया है उसके रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहा है बहुत जल्द। तो कितना वक्त? गुरुग्राम ये पूछता है कितना? दिन प्रतिदिन काम हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन काम होने में थोड़ा समय लगता है, उस समय को, और ऐसा नहीं है, काम हो भी चुके हैं। अभी आपको गिनवाए हमारे आदरणीय विधायक जी ने काफी भारद्वाज जी, आप ये कह रहे हैं गुरुग्राम के लोगों से कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी शिकायत की जाए, और ये तीसरे टर्न्योर में भी अभी आपको और वक्त चाहिए? नहीं, समझे नहीं, बहुत बड़ा प्रारूप है, बहुत से काम हो चुके हैं, अभी काफी काम गिनवाए उन्होंने। मैं, जैसे मेरे को किसान मोर्चे का दायित्व है, मैं किसानों की बातों को लेकर बात करता हूँ। पहली दफा ऐसा हुआ है किसी सरकार ने एमएसपी पे किसानों की फसल खरीदने का काम किया है, तो ये बदलाव ही तो है। आज किसान समृद्ध है, आज किसान खुश है। नहीं तो पहले तो बहुत बुरा हाल हुआ करता था, मंडियों में इस बार हम गए, हमने देखा किसान बहुत खुश है। तो ये बदलाव की लहर ही तो है, सरकार से खुश है लोग, तो विकास हो रहा है ये। चलिए, इस पर आपसे तफसीली चर्चा करेंगे, लेकिन हुड्डा साहब कहते हैं कि सरकार कहती है सभी फसलों पे तो एमएसपी देती नहीं है। नहीं, सभी फसलों पे नहीं, सरकार 24 जो प्रमुख फसलें हैं वो एमएसपी के प्राइस पे 24 फसलों को खरीदने का काम किया है, जो प्रमुख फसलें हैं।
पहले की सरकार ने तो सिर्फ कहती कहती थी, करा ही नहीं, कभी कभी फसलों को खरीदने का काम ही नहीं किया। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने जो कहा उसको पूरा किया उन्होंने, और किसान आज समृद्ध है। ठीक है, पायल जी से गुफ्तगू करते हैं। पायल जी, आपने काफ़ी काम किया है पार्टी के लिए भी, और ख़ास तौर से आपने वीमेन एम्पावरमेंट पर काफ़ी काम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने अपना वक्त दिया है, आपने एफर्ट्स किए हैं। क्या पायल सिंह ये मानती हैं कि गुरुग्राम ज़िले में महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जुल्म, अत्याचार, क्राइम ख़त्म हो गया या कम हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मुमताज जी, अ ह्यूज हार्ट वार्म वेलकम आप सबका बहुत शुक्रिया। गुड़गांव में, आपकी सारी टीम का, और सारे दर्शकों को नमस्कार, हर हर महादेव, और आपकी श्रोता को भी। मुमताज जी, आपने जो ये बात पूछी है, मैं आपको डीपली बताऊंगी। मैं युवा मोर्चा में हूँ और मैं खुद एक युवा हूँ, और महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक वर्ड डिफाइन नहीं करता है महिला सशक्तिकरण। आप कई बार सुनते होंगे, बहुत से लोग स्टेजेस पे भी आके बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण एक्चुअल में वो है जब महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंदी से रख सके, उनकी आवाज़ को सम्मान दिया जाए समाज में। और मैं हरियाणा से आती हूँ मुमताज जी, आपको पता है कि हरियाणा में पहले महिलाओं को लेकर क्या सोच थी और अब महिलाओं को लेकर क्या सोच है। आप और मैं अगर यहाँ बैठे हैं तो वो प्रमाण है। महिलाओं को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हर एक स्पीच, हर एक मुद्दा उनको महिलाओं को आगे बढ़ाने का है। और आपने पूछा अत्याचार को लेकर, तो महिलाएं हरियाणा की, वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये धरातल पे भी है। हमारी महिलाएं सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, फैशन इंडस्ट्रीज में दे आर रॉकिंग, दे आर ग्लोइंग, दे आर ग्रोइंग। एंड मैं जब भी पुराने बहुत पिछड़े गांव में भी जाती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ। हमारी बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं। जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हरियाणा से ही निकल के आज राष्ट्र पे है। और इसको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही स्टार्ट किया था और इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। आज हरियाणा में बीजेपी सरकार ये सशक्त करती है कि हमारी बेटियां रेगुलर स्कूल जाए, उनका एनरोलमेंट हो। ऐसे भी गांव पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे अभी भी सैनिटरी पैड्स नहीं मिल रहे थे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में लोगों को नहीं पता था। मैं खुद ऐसे एनजीओ के थ्रू और इतने ऐसे कैंपेन्स के थ्रू गांव में गई हूँ जहाँ महिलाओं को सशक्त किया गया, उन्हें बताया गया है, ठीक है। और रही दीनदयाल राडो लक्ष्मी योजना, सिर्फ महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा रहा है, उनको खड़े होने की बीजेपी सरकार एक सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। गुड़गांव में तो महिलाएं, दे आर रॉकिंग इंडस्ट्रीज़, आईटी इंडस्ट्रीज़ में महिलाएं हैं, कहाँ नहीं महिलाएं हैं। तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारे बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो आउटस्टैंडिंग है। महिलाओं को जो इज्जत दी जाती है, मैं एज अ पर्सनली बता सकती हूँ कि मैं युवा मोर्चा में हूँ भाजपा की, जो मुझे इज्जत मिलती है, जो मुझे सम्मान मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, तो अगर पार्टी की महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है तो देश की महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं है। तो आपने ये तमाम खूबसूरत बातें जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए कहीं, वो एक तरफ पायल जी, मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स, जुर्म, जुल्म खत्म हो गए? देखिए, हर एक चीज़ खत्म इतनी जल्दी नहीं हो सकती, या कम हो गए? आप कम हो गए हैं, बिल्कुल कम हुए हैं। इतने हमारे जब हम प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हम नंबर्स अलॉट करते हैं, जिसमें पहले महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती थी, कहीं ना कहीं डरती थी, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम है, महिलाओं को दबाया जाता है पिछड़े इलाकों में। लेकिन अब महिलाएं इतनी एजुकेटेड हैं, क्यों कैंपेन्स को देखकर हम जाते हैं गांव में, गलियों में घूम घूम के प्रचार करते हैं। वो हम जैसी महिलाओं को देखती हैं तो उनमें एक आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता आती है कि नहीं ये है तो हम भी आगे आ सकते हैं। और आपने क्राइम की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस गुड़गांव में तो ऐसे कोई क्राइम्स है ही नहीं जो महिलाओं को लेकर है, या महिलाओं पर कोई दबाव किया जा रहा है, या महिलाओं को नीचे दिखाया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। यहाँ पे ऐसे कोई क्राइम रिपोर्ट्स मेंशन नहीं होते हैं। या रही बात चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की, तो उस पर भी वी आर डूइंग, और हम ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रहे हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही हो। महिलाएं आगे आए, बढ़ के हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताए, पहले हम काम उस पर करें, क्योंकि अभी भी महिलाएं जो है वो बातों को अपने तक रखती हैं। जब तक वो आके बताएंगी नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी महिलाएं किस प्रॉब्लम से दे आर सराउंडेड।
So we are doing the work so that ki women come forward and they can talk freely, they can talk heart out. So this is the main point we are doing it. तो दिल से बात करने के लिए तो लेकिन एक वो फ्री स्पेस भी महिलाओं को चाहिए होती है, तो आप ये कह रही हैं कि आपके यहाँ एड्रेस होती हैं? Yeah, that's what we are doing. We are making a free space. We are making a महिला मोर्चा टीम कि जाके लोगों से गांव में जो औरतें हैं उनसे बात कर सके. अभी मैंने आपको बताया ना, बहुत से गांव अभी भी ऐसे हैं जिन पे उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है. They don't know how to use sanitary naps. Till this day we are in 2026 and still they don't know. So हम ये काम कर रहे हैं कि महिलाओं को चीज़ों को ना हम स्टेज बाय स्टेज समझा सके, और हम सबसे ज़्यादा फोकस करें कि महिलाएं सामने आए और खुल के बातें करें. तो उसके लिए वी आर मेकिंग अ ठीक है, इस पर भी आपसे तफसील से बात करेंगे. लेकिन हुड्डा साहब, जब एनसीआरबी के आंकड़े लेके खड़े हो जाते हैं कि हरियाणा तो अभी भी महिलाओं के खिलाफ या कानून व्यवस्था में अभी भी कितना पीछे चला गया, और जो पहले था उससे भी पीछे चला गया. देखिए, मैं विपक्षी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहूँगी. मुझे बस इतना पता है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है. मेरी भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं को कितना विश्वास है. गर्व से महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती हैं, और यही प्रमाण है. अब हुड्डा साहब क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, उनको पहले भी सोचना चाहिए था. अब वो बातें क्यों उठा के लेकर आते हैं? अगर हम पहले के रिकॉर्ड्स देखें, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, तब तो मुमताज जी आपको मुझसे ज्यादा पता तभी तो उनको घर में बिठाया गया ना. मैं इतना आपको बताना चाहूंगी, पार्टी से अलग हटके, I am feeling very safe if I am sitting with any person who is in भारतीय जनता पार्टी. Proudly I am saying it. और महिलाएं भी तो फिर अब सारी महिलाएं तो पायल जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकती ना, सेफ फील करने के लिए. बिल्कुल चाहती है ज्वाइन करना भारतीय जनता पार्टी. यानी आप पार्टी में हैं तो आप सेफ हैं. जो महिलाएं, हमारी पार्टी रूलिंग है, इसलिए महिलाएं सेफ है. ठीक है, आप ये कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं. हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर है तो महिलाएं सुरक्षित है. हर जगह सुरक्षित है, आप ये बिल्कुल सुरक्षित है. मैं गुड़गांव में रहती हूँ. मैं आधी रात को अपनी कितनी पार्टी मीटिंग्स करके आती हूँ, कई बार मैं अकेले ड्राइव करके भी आती हूँ. मैं बहुत सेफ हूँ और बहुत सी महिलाएं भी बहुत सेफ हैं. मैं ये कहते हुए प्राउडली बोल सकती हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ महिलाएं सेफ है. रही बात, देखिए, हर एक चीज को धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलता है. ठीक है, अब पहले की पार्टीज ने जीरो प्रोग्रेस किया था. हमारी पार्टी महिलाओं को लेकर हमेशा सिर्फ उनको आगे बढ़ाने का ही काम करती है, उनको सशक्त करने का ही काम करती है. चलिए ठीक है, इस पर मैंने कहा तफसील से बात करेंगे. अमित जी, एक सवाल था मेरे जहन में आपसे. आप लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, ऐसा क्या आपने सोचा, ऐसा आपको क्यों लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि मैं पूर्व में कांग्रेस पार्टी में विभिन्न दायित्वों पे काम किया, लेकिन 2014 के बाद जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और जो सोच और जो राष्ट्र हित को लेकर उनका जो काम करने का तरीका, जो भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी सोच को देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया कि फिर मैं उसके बाद मैंने कोशिश करी अपने उस पूर्व की पार्टी में भी ये चीज़ें कहने की, समझने की, चीज़ें रखने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता. वहाँ एक्चुअली संगठन को महत्व ना देकर व्यक्ति विशेष का महत्व है. भारतीय जनता पार्टी में संगठन का महत्व है और राष्ट्र हित को देखकर वो अपनी नीतियों को अपनाते हैं और देश के लिए काम करते हैं. तो उन नीतियों से प्रभावित होकर मैं 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ. आदरणीय हमारे प्रभारी थे हरियाणा के सतीश पूनिया जी और मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल. तो जब आप पार्टी का हिस्सा बने, फिर सबसे पहले आपके जहन में क्या था, आपको क्या करना है? नहीं, पार्टी के प्रति समर्पण होकर संगठन के लिए काम करने का दायित्व तो मुझे कुछ दिन बाद मिला था, लेकिन जब मैंने पार्टी का लोकसभा चुनाव में जब मैं बीच में गया तो मैंने अपना दायित्व पूरा किया. पार्टी के लिए प्रचार किया, प्रसार किया और एक जो उनकी नीतियों को पहुंचाने का, जो सरकार की नीतियों को एक आम जन तक पहुंचाने का जो काम था वो मैंने किया और उनकी नीतियों को पहुंचाकर और हमारे बहुत ही अच्छे परिणाम आए लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में. और तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया. जी, मेरे ख्याल है 2025 में आपको शायद बीजेपी ने किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था शायद. जी, मैं 22 सितंबर 2025 को मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने पहले नवरात्र के दिन किसान मोर्चे का गुरुग्राम महानगर का जिलाध्यक्ष. तो अपनी इस जिम्मेदारी के तहत आप क्या बताएंगे गुरुग्राम के आवाम को कि अमित भारद्वाज जी ने क्या क्या किया?
देखिए, मेरे को जो दायित्व दिया गया है किसानों के लिए दिया गया है, तो मेरी ये कोशिश रहती है जो हमारे सरकार की किसानों के लिए जो नीतियां बनी हुई हैं, जो योजनाएं बनी हुई हैं, जो दिन प्रतिदिन हमारी सरकार का प्रयास रहता है कि किसानों के लिए हम चीज़ों को सहज करें, तो इन चीज़ों को लेकर मैं किसानों के बीच में जाता हूं, संवाद करता हूं। मंडियों में अभी जैसे कि पीछे फसल खरीद का जो मामला चल रहा था, मैं तीनों मंडियों में मैंने दौरे किए। वहाँ किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना आए। जो कंपनियां खरीद रही थी सरसों, गेहूं और भी फसलों को, तो मैंने उसमें रेगुलर अपने प्रतिदिन मैं जाके मंडियों में बैठता था, किसानों से संवाद करता था, अधिकारियों से संवाद करता था। अगर वहाँ कोई त्रुटि कोई पाई जाती थी तो अधिकारियों को बात मिलके और मैंने उनको उसका लाभ दिलाने का काम किया, और उनकी कोई समस्या है तो अपने सरकार तक पहुंचाने का काम करने की मेरी प्राथमिकता। जी, इस बार कुछ नए नॉर्म्स एंड टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए जब फसल मंडियों में लाई गई, बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया। उस वक्त हमने देखा कि विपक्ष भी काफी हमलावर हुआ। चलिए, आप कह सकते हैं कि विपक्ष का रोल ही हमलावर होने का है सरकार पर, लेकिन किसानों को भी काफ़ी दिक्कतें आई थी बायोमेट्रिक सिस्टम से। काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी, ये भी कहा कि ये जो तमाम नियम लागू किए गए हैं इन्होंने हमारी परेशानियों में इजाफा किया है, ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत परेशानियों से किसानों को जूझना पड़ा। तो क्या सोचकर ये नियम लेकर आए थे? कैसे समझाएंगे प्रदेश के किसानों को, गुरुग्राम जिले के किसानों को कि ये उनकी सहूलियत के लिए था, ये कोई परेशानी नहीं थी? ये मेरे संज्ञान में भी चीज़ें आई थी, लेकिन जब मैं मंडियों के अंदर गया, देखिए पहली बात तो सरकार जो भी नीति लाती है, जो भी योजना लाती है, हमेशा वो लोगों, किसानों के हित में ही लाती है। ये पारदर्शिता को लाने के लिए इन्होंने किसानों के लिए जो बायोमेट्रिक का सिस्टम किया, पोर्टल किया, कि इसमें किसी ऐसे किसान ना रह जाएं जिनको उसकी जो सरकारी योजना है उसका पूरा लाभ मिल सके, इसलिए ये सारे सिस्टम उन्होंने किए। और ऐसा नहीं है, मैं मंडियों के अंदर गया, कहीं भी किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एक दो दिन क्या हुआ था कि बीच में एक दो दिन के लिए सर्वर जस्ट टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें ज़रूर कुछ व्यवधान आया था, लेकिन वैसे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। बल्कि हमारे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने तो मंडियों के लिए, किसानों के लिए 24 घंटे मंडियां खोल रखी थी। किसान किसी भी समय जाके अपनी फसलों को वहाँ दे सकता था, और काफ़ी कुछ योजनाएं किसानों के लिए अभी सरकार ने शुरू करी है। अभी पहले MSP पे करी, मुआवजा देने का काम किया, जो फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा देने का काम किया। और देखिए, रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने तो हमेशा किसानों का अपमान किया है, किसानों को बेइज्जत करने का काम किया है। पूर्व की सरकारों में ₹2 का किसान को मुआवजा दिया जाता था, आज तो बहुत बदलाव हो गया। ये हरियाणा सरकार की उपलब्धि है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है कि किसानों को ध्यान में रख के सारी योजनाएं बनती हैं। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 प्रति एकड़ का अभी एक ये स्कीम, एक योजना शुरू करी है, सम्मान निधि योजना शुरू करी है। पहले सरकार डायरेक्ट पैसे नहीं देती थी किसानों के खाते में, आज के समय में किसानों के खाते खुलवाए गए हैं। जो भी योजना उनके लाभ की होती है उनमें डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जाता है, कोई बीच में कोई पैसा किसी के पास नहीं जाता। तो ये सरकार की उपलब्धियां हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और केंद्र की नीतियां हैं, जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है दिन प्रतिदिन, और किसान बहुत खुशहाल है। जी, आखिरी सवाल है मेरा हमें जी आपसे। गुरुग्राम एक शहरी इलाका, शहरी क्षेत्र है, अर्बन यहाँ पे माहौल ज्यादा है, ऐसे में किसान मोर्चा की अहमियत गुरुग्राम जैसे जिले में कितनी? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुग्राम एक आधुनिक शहर है, हमारा एडवांस शहर है, लेकिन आज भी हमारे समाज में, हमारे जो भी व्यापार है, आधुनिकता होते हुए भी किसान आज भी हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। किसान की उपयोगिता आज भी उतना ही महत्व रखती है जितना पूर्व में रखती थी, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम गांव और शहरों के बीच में किसानों के सहायता के लिए और उन दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रखें, एक पैरेलल एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार रखें कि जिससे कि इस चीज़ में कोई भी किसी चीज़ में उनको कोई तकलीफ ना हो, और संतुलन बनाने रखने का काम हम करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी भी सरकार की नीतियां हैं, हम आखिरी पंक्ति तक का जो किसान होता है उसको वो पहुंचाने का, उसको जागरूक करने का ये काम करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज किसान भी हमारा आधुनिक हो गया है, और पहले वाली बात तो रही नहीं। आज खेती भी आधुनिकता से होती है। आज सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक जैविक खेती हो और किसान समृद्ध हो। किसान समृद्ध होगा तो हमारा
प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। जी पायल जी, इस सेशन को अंजाम की तरफ ले जाना है, हमें वक्त का तकाजा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल ज़रूर मैं आपसे करना चाहूँगी और थोड़े से शब्दों में उसका जवाब आपसे चाहूँगी। आप लोगों की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं कि आप सैनिटरी पैड्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन एक इलाका है मेवात जिसको नीति आयोग ने कई साल पहले हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला घोषित किया था। वहाँ पर बच्चियों के ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर कोएड को लोग पसंद नहीं करते और बच्चियों को एक पर्टिकुलर क्लास के बाद, चौथी पाँचवीं के बाद स्कूल से निकाल लिया जाता है, पसंद नहीं करते कि लोग उनकी बच्चियों को वहाँ पर पढ़ाएं। उसके लिए कोई लेआउट, कोई ब्लूप्रिंट आज आप खबरें अभी तक इस मंच के जरिए ज़रूर बता कर जाएं। मुमताज़ जी, मैं वेट कर रही थी कि आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगी, तो मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि अभी कुछ महीनों से वहाँ का रेशियो जो है लड़कियों के ड्रॉप आउट्स का, वो अब कम हो गया है और हमने वहाँ पे भी कैंपेन्स लगाए थे। हालांकि बहुत मुश्किल आई थी वहाँ पे हमें, जब महिलाओं को सशक्त करने का, बच्चियों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने की हमने जब बातें की थी तो लोगों को पसंद नहीं आई थी, जैसे आपने बोला। लेकिन मैं बोलूँगी कि आंकड़ाओं से ज़्यादा अब लोगों की सोच बदल रही है। तो जब लोगों की सोच बदलती है ना, तो वहाँ पे प्रोग्रेस अपने आप हो जाता है और मेवात में भी बढ़ चढ़कर प्रोग्रेस होगा, क्योंकि भारतीय जनता की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए काम करती है और महिलाओं के हित में ही काम करती है। अमित जी, पायल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आप दोनों से विदा लूंगी इन अल्फाज के साथ कि आप दोनों डायनेमिक चेहरे हैं, तो जो आपने लेआउट रखे हैं, जो ब्लूप्रिंट्स रखे हैं, हमें प्रार्थना करेंगे कि आप उनको मुकम्मल कर पाएँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा यानी पुरानी किताबें हो हवालों के लिए, युवक की दहलीज से टकरा के ना गिर, रास्ते बंद नहीं हैं सोचने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सर। और इस बातचीत के लिए जोरदार तालियां आपकी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बारीकियां हमने देखी गुरुग्राम की। मुमताज़, आपको धन्यवाद। अमित जी और पायल जी, गुजारिश है कि मंच पर बने रहे, क्योंकि हमारा फर्ज है कि आपने समय दिया और आपको हम सम्मानित करें स्मृति चिन्ह भेंट कर, ताकि आप याद रखें कि आपने गुरुग्राम के बारे में आज जो विजन रखा है, ये भी इस स्मृति चिन्ह को देखकर हमेशा आपके मन में रहे और ये तस्वीर हमेशा के लिए कैद होती हुई एक याद के तौर पर। अमित भारद्वाज जी, जो कि किसानों के लिए काम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और पायल जी, जो कि एनजीओ भी चलाती है, लेकिन साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करती हैं, मीडिया सह प्रभारी हैं बीजेपी युवा मोर्चा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और अपनी बातचीत को सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।